गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे जिसमें इरा ऑफ मास नेशनलिज्म बिगिन होगी, जिसमें 1919 से लेके और 1939 तक बात करेंगे। पहला इसमें इमर्जेंस ऑफ गांधी पढ़ेंगे, दूसरा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन, तीसरा है इमर्जेंस ऑफ स्वराजिस्ट सोशलिस्ट आइडिया, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एंड अदर फ्यू फोर्सेस, फिर साइमन कमीशन और जो नेहरू रिपोर्ट थी, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिबेट ऑन द फ्यूचर स्ट्रेटजी आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और रूल कांग्रेस रूल इन प्रोविंस। अब चलिए, पहला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, इमरजेंस ऑफ गांधी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो एक वेरियस बहुत सारी फोर्सेस जो होती हैं वो वर्क कर रही होती हैं इंडिया और जो इंटरनेशनल सीन पे। आफ्टर जब वर्ल्ड वॉर एंड जब होता है वॉर, तो जो रिसर्जेंस होता है नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन इंडिया और जो बहुत सारी अदर कॉलोनीज़ होती हैं एशिया अफ्रीका सब में एक ही चीज़ देखने को मिलती है। जो इंडियन स्ट्रगल थी अगेंस्ट इम्परलिज्म्स वो डिसिसिव टर्न लाती है, टुक ए ब्रॉड बेस्ड पॉपुलर स्ट्रगल विद द इमरजेंस ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन। वाई नेशनलिस्ट रिसर्जेंस नाउ आफ्टर द वॉर, जो कंडीशन थी इंडिया की और जो इन्फ्लुएंस हो रहा था फ्रॉम अब्रॉड, क्रिएट कर रही थी एक सिचुएशन जो रेडी थी नेशनल अपसर्जेंस अगेंस्ट द फॉरेन रूल, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था, इक्वलिटी फर्टिलिटी लिबर्टी की बात हो चुकी थी, रशियन रेवोल्यूशन हो चुका था 1917 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो चुका था, इवन ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी हो चुका था, और यूरोपियन थिंकर्स भी बहुत ज़्यादा, प्रेस भी काफ़ी ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी। अब जो पोस्ट वॉर इकोनॉमिक हार्डशिप थी, इंडिया ने जो कंट्रीब्यूट करे थे अपने मैन और जो मनी टुवर्ड द ब्रिटिश वॉर, जो ब्रिटिश वॉर में अपने बहुत सारे सैनिकों और जो मनी उन्होंने स्पेंड किया था वॉर में, एफर्ट थाउजेंड ऑफ इंडियन, जो बहुत सारे इंडियन जो थे मर चुके थे वॉर में ऑन वेरियस फ्रंट पे, और जो फूड सप्लाई थी, जो एनिमेशन था आर्मी, वो भी क्या कहते हैं केम विद द मनी रेज, जिससे बाय टैक्सिंग इंडियन, ये सब पैसा टैक्स लिया गया था इंडियन से। जब वॉर का एंड होता है, जो और सेक्शन थे इंडियन पॉपुलेशन के वो एक्सपीरियंस करते हैं कि हार्डशिप ऑन वेरियस फ्रंट। इंडस्ट्री जो फर्स्ट इंक्रीज करती है अपने प्राइजेज, और जिससे क्या होता है रिसेशन डबल कपल विद द इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है थ्रू मैनी इंडस्ट्रीज टू द ब्रिंक ऑफ क्लोजर या फिर लॉस में चल रही होती है। इससे क्या होता है कि बहुत सारा जो डिमांड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट बिसाइड गवर्नमेंट, वर्कर एंड आर्टिशन जो सेक्शन थे जो पॉपुलराइज कर रहे थे फेस अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट, जिससे जो बर्नड हाई प्राइसेस और इन्फ्लेमेशन आता है। प्लेजेंट्री जो किसान थे फेस कर रहे थे हाई टैक्सेशन एंड पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन भी ले रहे थे और पॉवर्टी अलग से। जो प्रेजेंट्स थे वेटेड फॉर अ लीस्ट टू प्रोटेस्ट। सोल्जर जो रिटर्न हुए थे फ्रॉम द बैटल फील्ड अब्रॉड गेव द आइडिया ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द रूलर फॉक, जो उनको जो एक्सपीरियंस मिला था टू द रूलर फॉक, और वो सरप्राइज थे टू रिटर्न टू अ कंट्री और इम्प्रोइश, उनके पास हैड लेस लिबर्टी देन बिफोर। जो उन्होंने फेस किया था वहाँ यूरोप की चीज़ें देखी थी, चाहे वो ट्राइबल एरिया के मैन हों, गोरखा वाले हों, चाहे नागा वाले हों, जो एजुकेटेड अर्बन क्लासेस थी, ये सेक्शन जो फेस कर रहा था अनएम्प्लॉयमेंट, साथ में सफ़र कर रहा था। एक्यूरेट जो अवेयरनेस थी रेसिज्म की इन द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटेन, जो एक्सेप्टेशन लगाई जा रही थी ऑफ पॉलिटिकल गेन फॉर कॉरपोरेशन इन द वॉर, जो हम हेल्प कर रहे हैं वॉर में उससे कुछ पॉलिटिकल गेन मिलेगा, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन था इंडियंस का ब्रिटिश वॉर में एफर्ट वो ह्यूज था। और बाद में जो एक्नॉलेज गांधी जी जो मोस्ट नेशनलिस्ट एक्सटेंडेड कॉरपोरेशन टू वॉर एफर्ट, और बाद में जो ह्यूज नंबर ऑफ इंडियन ट्रूप सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ वॉर में फ्रंट पे। बाद में आफ्टर द वॉर जो हाई एक्सपेक्टेशन जो थी पॉलिटिकल गेन की फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो भी क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द चार्ज एटमॉस्फेयर इन द कंट्री। अब जो नेशनलिस्ट डिल्यूशन होता है विद इम्पीरियलिज्म नेशन वाइड, जो एलाइड फोर्सेस थी, जो एलाई कॉलोनीज थी, और जिस साइड से ड्यूरिंग द वॉर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो इरा ऑफ डेमोक्रेसी और सेल्फ डिटर्मिनेशन आफ्टर हम वॉर लाएंगे, लेकिन जो वॉर ड्यूरिंग द वॉर जो बोथ साइड वॉर लॉन्च हुई वेरियस प्रोपेगेंडा, वो क्या कहते हैं आपस में जो एक्सपोज कर रहे थे अदर अनसिविलाइज्ड कॉलोनियल रिकॉर्ड। बट बाद में ये बिकेम क्लियर फ्रॉम द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की जो अदर
पीस ट्रीटी हैं इम्पलिस्टिक पावर में नो इंटेंशन ऑफ लूजिंग देयर होल्ड ओवर द कॉलोनी। पेरिस पीस कन्वेंशन से ही पता लग गया जो पीस ट्रीटी है वो इम्पलिस्टिक पावर की कोई भी उनका इंटेंशन नहीं है लूज़ करना किसी भी अपनी कॉलोनी पे। इस तरीके से वेन टू डिवाइड द कॉलोनी ऑन द वैकनिस्ट पावर अमंग देमसेल्फ, जो जीतने के बाद उन्होंने आपस में ही अपनी कॉलोनीज़ का डिवाइड कर लिया और इस तरीके से ऑल दिस सर्व फर्दर इरोड द मिथ ऑफ द कल्चरल और मिलिट्री सुपरियरिटी ऑफ द वाइट। और इस तरीके से उनकी जो मिथ थी वो फिर से कल्चर और मिलिट्री सुपरियरिटी की चलने लगी, जिससे क्या हुआ जो पोस्ट वॉर पीरियड था वो रिसर्जेंस का रहा मिलिट्री नेशनलिस्ट का एक्टिविटीज़ थ्रू आउट एशिया, अफ्रीका, तुर्की, इजिप्ट, आयरलैंड, ईरान, अफ़गानिस्तान, बर्मा, मलाया और जो फिलीपींस, इंडोनेशिया, चाइना और कोरिया। जो इम्पैक्ट था रशियन रिवॉल्यूशन का नवंबर 7, 1970, जो बॉल्शेविक पार्टी थी वर्कर ओवरथ्रो द जारिस्ट रजीम, जो बॉल्शेविक पार्टी थी उसने जार के रजीम को उखाड़ के फेंक दिया और इस तरीके से एक फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट बनाया जो सोवियत यूनियन बाद में चल के ये लीडरशिप व्लादिमीर वाइलिच ओलायू और जिसको लेनिन कहते थे, और सोवियत यूनियन जो था वो यूनिलेटरी रिनाउंस करता है जो जार की इम्परियलिस्टिक राइट थे इन चाइना और वेस्ट टू ऑफ एशिया, और इस तरह से गेव राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन टू फॉर्म जारिस्ट कॉलोनी इन एशिया और गेव इक्वल स्टेटस टू एशियन नेशनलिस्ट विद इन देयर बॉर्डर। इस तरीके से जो उनकी सोच थी कि हम एशियन नेशनलिस्ट को भी अब जैसे हम अपने बॉर्डर के अंदर और क्या कहते हैं उनको डिटरमाइन करेंगे। जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन था वो ब्रॉट होम द मैसेज, अक्टूबर में जो रिवॉल्यूशन हुआ था ये मैसेज था इमेंस पावर जो ले कर रही थी पीपल्स के साथ, और जो मासेस जो थे कैपेबल चैलेंजिंग द माइटेस्ट ऑफ ट्रांस प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइज्ड यूनाइटेड और डिटरमाइंड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी नॉट प्रिपेयर कि टू पार्ट विद द इवन शेयर हिज पावर विद द इंडियंस, और एक बार अगेन जो रिसॉर्ट करते हैं कि जो पॉलिसी हैं वो उसी तरीके से कैरेट और स्टिक वाला आगे गाजर दिखाओ पीछे से छड़ी मारो। कैरेट जो रिप्रेजेंट करती थी बाय द इन सबटेंशियल, जो कैरेट थी वो रिफॉर्म्स की तरह रिप्रेजेंट करती थी, वाइल जो मेजर जैसे रॉल एक्ट थे वो स्टिक की तरीके से होते थे। स्टिक मतलब रॉल एक्ट और जो कैरेट है रिफॉर्म्स। ये इन लाइन जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी वो कंटेन मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट ऑफ अगस्त जो उन्होंने 1917 में दिया था, जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस करा था फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन जुलाई 1918 की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो हैं बेस्ड ऑन दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट आया 1919 जो एक्ट जो मेन फीचर थी मॉन्टेग्यू रिफॉर्म की, वो पहला प्रोविजनल गवर्नमेंट इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, उन्होंने डायरकी लाई और बताया कि यहाँ पे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी होगी। यह एक्ट इंट्रोड्यूस करता था डायरकी फॉर द एग्जीक्यूटिव एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो एग्जीक्यूटिव है उसमें डायरकी होगी। पहला जो रूल है 2 एग्जीक्यूटिव होंगी, एक काउंसलर होगा और एक पॉपुलर मिनिस्टर होंगे, जो इंट्रोड्यूस किया था। जो गवर्नर होगा वो एग्जीक्यूटिव होगा हेड इन द प्रोविंस। जो सब्जेक्ट हैं वो डिवाइड कर दिए गए थे 2 लिस्ट में, एक तो रिजर्व थे जो गवर्नर के हाथ में रहेंगे और जिसमें सब्जेक्ट जो थे लॉ और ऑर्डर, जो फाइनेंस और जो लैंड रेवेन्यू इरिगेशन। जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे उसमें एजुकेशन था, एजुकेशन हेल्थ, जो लोकल गवर्नमेंट इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एक्सरसाइज। जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो एडमिनिस्टर किए जाएंगे केवल गवर्नर के द्वारा और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ब्यूरोक्रेट के द्वारा, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो एडमिनिस्टर किए जाएंगे मिनिस्टर के द्वारा जो नॉमिनेटेड होंगे फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। जो मिनिस्टर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे ऑफ द लेजिस्लेचर और वो रिज़ाइन करेंगे इफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन वॉज पास्ड अगेंस्ट देम बाय लेजिस्लेचर, वाइल द एग्जीक्यूटिव जो होगा काउंसलर डू नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव होगी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। आज ऐसा नहीं हो सकता कि आज इंडियन गवर्नमेंट जो है जो एग्जीक्यूटिव वो जिम्मेदार है लेजिस्लेचर के प्रति, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि भैया जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी लेजिस्लेचर की, और जो मिनिस्टर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर। जो फाइनेंस उनको आपने दिया ही नहीं तो कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे। इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है इन द प्रोविंस, जो गवर्नर है टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट ऑल्सो, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट हैं वो भी ले लेगा अगर
कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फील होती है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इंडिया के और जो गवर्नर जनरल ये could interfere in the respect जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं, वाइल इन द रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट जो स्कोप था इंटरफेरेंस का वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। लेजिस्लेचर जो प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं वो फर्दर एक्सपेंड कर दी गई, जिसमें 70% जो मेंबर हैं वो इलेक्ट होंगे, और जो सिस्टम है कम्युनल और जो क्लास इलेक्टोरेट है वो फर्दर कंसोलिडेट कर दी गई। वोमेंस को भी उनका राइट दे दिया गया वोट करने का। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें भी इनिशिएट किया गया लेजिस्लेशन, बट गवर्नर जो एसेंट जब तक नहीं देता, गवर्नर कुड वोट बिल और इशू ऑर्डिनेंस। गवर्नर जो था वो वोट कर सकता है बिल में और वो इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी कुड रिजेक्ट द बजट, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो कुड रिजेक्ट कर सकती है बजट, बट जो गवर्नर है वो रिस्टोर कर सकता है इफ़ नेसेसरी। जो लेजिस्लेचर इंजॉय करता था फ्रीडम ऑफ स्पीच। सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी स्टिल विदाउट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो क्या कहते इस एक्ट में गवर्नमेंट एट द ऑल इंडिया लेवल जो मेन पॉइंट्स थे उसमें पहला कि एग्जीक्यूटिव जो है गवर्नर जनरल जो है चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगा, और दूसरा देयर वर 2 लिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में होंगी, एक सेंट्रल और प्रोविजनल लिस्ट होगी। जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो 8 होगी, जिसमें 3 ऑफ वर इंडियन, 8 में से 3 कहते इंडियंस होंगे, और जो गवर्नर जनरल के पास फुल पावर होगा ओवर द रिजर्व सब्जेक्ट इन द प्रोविंसेस। जो लेजिस्लेचर जो गवर्नर जनरल है कुड रिस्टोर कट इन द ग्रांट और सर्टिफाई द बिल रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर और इशू ऑर्डिनेंस। लेजिस्लेचर जो बाई क्रिमिनल अरेंजमेंट था वो इंट्रोड्यूस किया गया, जो लोअर हाउस था और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली थी वो कंसिस्ट करती थी 145 मेंबर, 41 जो थे वो नॉमिनेटेड थे और 104 जो थे इलेक्टेड, और 52 जो तो जनरल, 30 मुस्लिम की, 2 सिख की, 20 जो स्पेशल होती थी। जो अपर हाउस था काउंसिल ऑफ स्टेट उसमें लगभग 60 मेंबर होते थे, जिसमें से 26 जो थे नॉमिनेटेड, 34 इलेक्टेड और 20 जो थे जनरल, 10 जो थे वो मुस्लिम, 3 जो थे यूरोपियन, 1 सिख की। एज पर द फिगर गिवन बाय द सुभाष कश्यप। जो सेंटर ऑफ स्टेट जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी उसमें जो टेन्योर था 5 ईयर्स का, और जो ओनली मेल मेंबर होते थे, वाइल जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी उसमें टेन्योर 3 ईयर्स का था। जो लेजिस्लेचर है कुड आस्क क्वेश्चन, लेकिन जो सप्लीमेंट्री पास एडजॉर्नमेंट मोशन और वोट कर सकता है ए पार्ट ऑफ बजट, लेकिन बट 75% जो बजट है स्टिल नॉट वोटेड, उस पर वोट नहीं हो सकती। जो कुछ इंडियंस थे फाउंड देयर वे इनटू इम्पॉर्टेंट कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग फाइनेंस, कुछ इंडियंस को इम्पॉर्टेंट कम्युनिटीज़ में इंक्लूड किया गया जैसे फाइनेंस। ऑन द होम गवर्नमेंट फ्रंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, वो एक इम्पॉर्टेंट चेंज था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और ये प्रयास था कि वो पेड आउट द ब्रिटिश एक्सचेंजर। जो ड्रॉबैक थी, जो रिफॉर्म्स थे हैड मैनी ड्रॉबैक। पहला जो फ्रेंचाइज थी वो वॉज वेरी लिमिटेड, जो इलेक्शन होने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही कम करी गई थी। जो इलेक्टोरेट थे वॉज एक्सटेंडेड टू सम 1.5 मिलियन फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेचर, और जो पॉपुलेशन थी उस समय वो लगभग 260 मिलियन थी, और हाफ मतलब बहुत कम 130 एज पर द एस्टिमेट। एट द सेंटर जो लेजिस्लेचर जो थी उसका नो कंट्रोल ओवर द वाइसरॉय और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो लॉ मेकिंग बॉडी थी उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा वाइसरॉय पे या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे। जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट है नॉट सेटिस्फैक्ट्री एट द सेंटर, जो एलोकेशन है सीट का सेंट्रल लेजिस्लेचर में टू प्रोविंस वॉज बेस्ड ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रोविंस। बाद में जो इंस्टेंट था पंजाब मिलिट्री इम्पॉर्टेंस ऑफ बॉम्बे कॉमर्शियल इम्पॉर्टेंस। बाद में एट द लेवल ऑफ प्रोविंस जो डिवीज़न है सब्जेक्ट की और जो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन है दो पार्ट्स का वो इरेशनल है और हैंस अनवर्केबल। जो सब्जेक्ट थे जैसे इरिगेशन, फाइनेंस, पुलिस और जो प्रेस जस्टिस वो रिजर्व कर ली जाती है, और जो प्रोविंशनल मिनिस्टर्स होते हैं नो कंट्रोल ओवर द फाइनेंस और ओवर द ब्यूरोक्रेसी। बाद में उनको कांस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द टू। जो मिनिस्टर होते हैं वो ऑफन कंसल्ट करते हैं इंपॉर्टेंट जो मैटर होते हैं, इनफैक्ट दे कुड ओवररूल, उनको भी ओवररूल किया जाता है, और इस तरीके से बाय द गवर्नर और एनी अदर मैटर लेटर कंसिडर्ड स्पेशल। जो कांग्रेस का रिएक्शन होता है इसमें कांग्रेस जो थी मीट करती है स्पेशल सेशन इन अगस्त 1918 एट द बॉम्बे
वो हसन इमाम जो होते हैं इमाम जो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं और डिक्लेयर करते हैं जो रिफॉर्म है वो डिसअपॉइंटिंग है, अनसेटिस्फैक्ट्री, और जो डिमांड है इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट की वो इंस्टेंट रखी गई है। जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म है वो केवल अनवर्दी और जो डिसअपॉइंटिंग है सनलेस हैं, सनलेस डॉन है, वैसे ही उजाला बिना सूर्य के बाय तिलक। और इवन एनी वेसेंट जो फाउंड अनवर्दी ऑफ ब्रिटिश, अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एन इंडिया टू एक्सेप्ट। मेकिंग गांधी अब गांधी आते हैं, अर्ली कैरियर एंड द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इन द साउथ अफ्रीका। अब मोहनदास करमचंद गांधी का जो जन्म हुआ वो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में एक प्रिंसली स्टेट थी कथाईवार गुजरात में हुआ। उनके फादर दीवान थे, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और वो स्टडी करते हैं लॉ इन इंग्लैंड। गांधी जी 1898 में वेंट टू इन 1898 1898 में वो साउथ अफ्रीका जाते हैं इन कनेक्शन विद एक केस होता है उनके क्लाइंट दादा अब्दुल्ला का। और साउथ अफ्रीका में वो विटनेस जो गवाह होते हैं अगली फेज ऑफ वाइट रेसिज्म फेस करते हैं, ह्यूमिलिटेशन और कंटेम्प्ट होते हैं बाय विच एंशियंस हु हैड। उन्होंने देखा कि जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे लेबरर्स जो हैं वो सब्जेक्ट जो हैं वो उन्होंने डिसाइड करा कि वो स्टे कुछ दिनों के लिए साउथ अफ्रीका और ऑर्गेनाइज करें इंडियन वर्कर्स को जो फाइट करेंगे दे उनके राइट के लिए। बाद में वो स्टे होते हैं वहीं पे और टिल 1914 तक। बाद में वो इंडिया आ जाते हैं। इंडिया में इंडियंस जो होते हैं साउथ अफ्रीका में कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज। एक पहला जो इंडेंटेड इंडियन लेबर, जो इंडेंटेड इंडियन लेबर्स थे मेनली फ्रॉम द साउथ इंडिया, जो माइग्रेट करे थे साउथ अफ्रीका फॉर आफ्टर 1890 में। दूसरा टू वर्क शुगर प्लांटेशन में। दूसरा जो मर्चेंट जो मोस्टली ईमान मुस्लिम थे जो फॉलो करते थे लेबरर्स को। और तीसरा जो एक्स इंडेप्टेड लेबर थे जो सेटल डाउन विद देयर चिल्ड्रन इन साउथ अफ्रीका आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट। जो इंडियंस थे मोस्टली इलिटरेट थे और उनके पास लिटिल और नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उनके पास कोई नॉलेज भी नहीं थी। वो एक्सेप्ट करते थे रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ पार्टली, और डेली एक्सिस्टेंस के साथ जो इंडियन इमाइग्रेंट थे वो सफ़र कर रहे थे बहुत सारी डिसेबिलिटी, और वो डिनाइड, उनको कोई भी राइट नहीं था वोट का। और इस तरीके से दे कुड रिसाइड ओनली इन द प्रिस्क्राइब्ड लोकेशन, कुछ ही लोकेशन पे जहाँ पे इन जो सैनिटरी सुविधा भी नहीं थी। इन कंजेस्टेड में रखा कुछ कॉलोनी थी अफ्रीकन्स एशियंस में जहाँ पे अफ्रीका कुड नॉट स्टे आउट ऑफ रोम, वहाँ पे आउट ऑफ डोर से भी नहीं निकल सकते आफ्टर 9 PM, रात 9 बजे के बाद। नॉर कुड दे यूज़ पब्लिक फुटपाथ। मॉडरेट फेज जो था गांधी जी का वो 1894 से 1906 तक चला। और 1894 से 1906 तक ड्यूरिंग दिस फेज गांधी जी रिलाई करते हैं ऑन सेंडिंग पिटिशन, एक याचिका डालते हैं एंड मेमोरियल टू द अथॉरिटीज़ इन साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन में, होपिंग कि कोई ऐसी अथॉरिटी हो जो इन्फॉर्म करे अप्लाइड ऑफ इंडियन। लेकिन कोई भी स्टेप नहीं लिया था जो उनकी शिकायतों का देयर ग्रीवेंसेस ऑन द इंडियन वर। बाद में जो ब्रिटिश सब्जेक्ट होते हैं वो यूनाइट करते हैं डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियंस को और इससे एक सेटअप करते हैं नेटाल इंडियन कांग्रेस, जो स्टार्ट करता है एक पेपर इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो फेज था पैसिव रेजिस्टेंस ऑफ सत्याग्रह, ये 1906 से और 1914 तक चलता है। जो सेकेंड फेज था ये बिगन होता है 1906, जो करेक्टराइज कराता है बाय द यूज़ ऑफ मेथड जो पैसिव रेजिस्टेंस है और जो सिविल डिसओबीडियंस, और जिसमें गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1906 जो यहाँ पे कर्जन कर रहा था डिवाइव, उसी समय गांधी जी वहाँ पे सर्टिफिकेशन जो था उसके लिए जो सभी इंडियंस को सर्टिफिकेट रखना पड़ता था, आइडेंटिटी कार्ड। जो न्यू लॉ बना था साउथ अफ्रीका में वो कंपलसरी था सभी इंडियंस को कैरी करें और एट ऑल टाइम जो सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन विद देयर फिंगरप्रिंट्स। इंडियन जो थे अंडर गांधी जी लीडरशिप में डिसाइड करते हैं कि वो सबमिट करेंगे अपने डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स। गांधी जी फॉर्म करते हैं एक पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन जो कंडक्ट करती थी कैंपेन, और जो लॉ थे वो सफ़र कर रहे थे जो जितनी पेनल्टीज़ लगाई जा रही थी इन सब पे। और इससे क्या होगा, सत्याग्रह एक बनता है जो डिवोशन था टू ट्रुथ, और जो टेक्निक थी रेजिस्टिंग एडवर्सरीज के विदाउट वायलेंस। जो गवर्नमेंट जेल करती है गांधी को और अदर
जो रिफ्यूज़ करते थे रजिस्टर करने से। बाद में जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो डिसीड टू मेक दिस डिफेंड इंडियंस रजिस्ट्रेशन देमसेल्फ, और इंडियन जो हैं अंडर लीडरशिप गांधी रिटेड बाय पब्लिक बर्निंग करते हैं अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को। बाद में ये शो होता है कि शो बाय द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट इन ए बैड लाइट। इससे ये पता चलता है कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो है बहुत ही काले अंधेरे में है। और एंड इन द एंड देयर वाज अ कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट, एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है सेटलमेंट के साथ। जो कंपेन थी अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन, कंपेन जो चलती है कि रिस्ट्रिक्शन जो है लगा दी जाएगी इंडियन माइग्रेशन की। यहाँ पे जो अर्लियर कंपेन थी वो वाइड कर दी गई थी, जिसमें इंक्लूड किया गया प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू लेजिस्लेशन जो इम्पोज करेगा रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन। इंडियन डिफाइड दिस लॉ बाय क्रॉसिंग ओवर from one province to another by refusing the produce license. Many of these Indians were jailed. Campaign जो चलता है अगेंस्ट पोल टैक्स और जो इनवैलिडेशन ऑफ द इंडियन मैरिज, गांधी जी इसके लिए भी बहुत सा काम करते हैं। जो पोल टैक्स था ये 3 पाउंड था जो इम्पोज किया जाता था ऑफ ऑल इंडेंटेड इंडियंस। उनकी जो डिमांड थी एबॉलिशन ऑफ पोल टैक्स। इसके खिलाफ इसके पोल टैक्स जो था ये टू मच था। पुअर्स इंडेंचर्ड इंडियन जो अर्न करते थे लेस देन 10 शिलिंग ऑन ए मंथ, जो वाइड किया गया बेस फॉर कंपेन। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है कि जो इनवैलिडेट जो ऑल मैरिज होंगी जो कंडक्ट नहीं होंगी अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन राइट्स, जो क्रिश्चियन के हिसाब से शादियां नहीं होंगी वो सब इनवैलिड होंगी, और ये रजिस्टर कराना पड़ेगा बाय रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज जो ड्यू करेगा एंगर ऑफ द, जिससे क्या हुआ इंडियंस जो थे काफ़ी गुस्सा हुए। अदर वर नॉट क्रिश्चियंस, जो क्रिश्चियन नहीं थे। बाय इम्प्लीकेशन जो हिंदू मुस्लिम और पारसी जो मैरिज थी वो इलीगल हो गई इनके अकॉर्डिंग, और चिल्ड्रन जो इनसे बॉर्न हुए ऑफ सच मैरिज वो इल लेजिटिमेट हैं, वो अवैध हैं और जो इंडियन ट्रीट करे जाएंगे। ये दिस जजमेंट एज अ इंसल्ट ऑफ द ऑनर, ये इंसल्ट होगी ऑनर ऑफ वुमेन ऑफ मैनी इंडियन जो ड्रॉ इनटू मूवमेंट बिकॉज दिस इनडिग्निटी। जो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट ट्रांसवर्सल इमाइग्रेशन एक्ट, ये जो इंडियन प्रोटेस्ट कर रहे थे ट्रांसवर्सल इमाइग्रेशन एक्ट, ये इनलीगली जो माइग्रेट कर रहे थे फ्रॉम नटाल टू ट्रांसवर्सल, जो गवर्नमेंट हेल्ड कि ये जो इंडियंस इन जेल जो माइनर्स और जो प्लांटेशन जो माइनर और जो प्लांटेशन में काम करने वाले लोग हैं वेंट ऑन लाइटनिंग स्ट्राइक, वो स्ट्राइक पे जाते हैं इन इंडिया। गोखले टूर करते हैं होल कंट्री मोबिलाइज कर, उसके बाद इन इंडिया जब आते हैं गोखले टूर करते हैं होल मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन इन द सपोर्ट ऑफ इंडियन इन साउथ अफ्रीकन। इवन द वाइसराय लॉर्ड हेडिंगे कंडेम्ड करते हैं जो रिप्रेशन हो रहा था, कॉल्ड फॉर एन इम्पार्शियल इंक्वायरी कंप्रोमाइज सॉल्यूशन। इवेंचुअली क्या होता है कि सीरीज ऑफ नेगोशिएशन होते हैं इन्वॉल्विंग गांधी जी, लॉर्ड हार्डिंगे, CF एंड्रयू और जनरल स्मट, 3 लोग। जो लॉर्ड हार्डिंगे इंडिया के, CF एंड्रयू और जनरल स्मट जो साउथ अफ्रीका के हैं, एग्रीमेंट होता है कि रीच बाय विच, जिसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका जो है कंसीड करेगी मेजर जो इंडियन डिमांड है रिलेट करी जाएंगी। पोल टैक्स जो है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो मैरिज सेरेडम है अकॉर्डिंग टू द इंडियन राइट्स के हिसाब से, और ये प्रॉमिस किया गया कि ट्रीट द इशू ऑफ इंडियन इमाइग्रेशन इन ए सिंपैथिक मैनर, और इंडियन इमाइग्रेशन जो सिंपैथिक मैनर में। गांधी जी एग्जिस्टेंस इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी का जो एग्जिस्टेंस था साउथ अफ्रीका में, गांधी जी फाउंड दैट कि जो मासेज हैं हैड इमेंस कैपेसिटी, मासेज में काफ़ी इमेंस कैपेसिटी है जो पार्टिसिपेट करते हैं इन द सेक्रीफाइस फॉर द कॉज ऑफ मूव देम। दूसरा उन्होंने देखा कि जो यूनाइटेड इंडियंस जो हैं वो एक बिलोंग करते थे डिफरेंट रीजन या क्लास से, मैन या वुमेन अंडर हिज लीडरशिप। ही ऑल्सो केम टू रियलाइज, उन्होंने ये देखा कि दैट एट द टाइम ऑफ लीडर्स जो टेक डिसीजन अनपॉपुलर विद द एंथुसियास्टिक सपोर्ट करता है। उन्होंने ये भी देखा कि जो ही वॉज एबल टू इवॉल्व हिज ओन स्टाइल ऑफ लीडरशिप, उन्होंने अपनी लीडरशिप और जो पॉलिटिक्स थी, एक जो न्यू टेक्निक थी स्ट्रगल की लिमिटेड स्केल में और अनट्रैम्ड बाय द ओपोजिशन ऑफ कंटेम्प्टिंग पॉलिटिकल ट्रेंड। गांधी जी टेक्निक ऑफ सत्याग्रह,
गांधी जी इवॉल्व करते हैं अपनी टेक्निक ऑफ सत्याग्रह ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। बाद में वो बेस बनता है ट्रूथ ऑन द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वो कंबाइन करते हैं कुछ एलिमेंट जो इंडियन ट्रेडिशन के थे विद जो क्रिश्चियन रिक्वायरमेंट ऑफ टर्निंग अदर चीक एंड द फिलोसफी ऑफ टॉलस्टॉय। क्रिश्चियनिटी की जो कुछ कहावतें थी कि अगर एक तमाचा मारता है दूसरा तमाचा उसके सामने कर दो, दूसरा गाल उसके सामने कर दो। और जो फिलॉसफी थी टॉलस्टॉय की जो कहती थी इविल कुड बेस्ट बी काउंटर्ड बाय नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। ये बेसिक जो ट्रेंड थे वो फॉलो करते हैं। और सत्याग्रही जो है कुड नॉट बी सबमिट टू व्हाट ही कंसिडर्ड एज रॉन्ग। सत्याग्रही को कभी भी सबमिट नहीं करना चाहिए जो वो मानता ही गलत है। बट वॉज बी ऑलवेज रिमेन ट्रुथफुल और नॉन वायलेंट हमेशा रहने और फियरलेस रहना चाहिए। सत्याग्रही का जो वर्क है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विड्रॉल ऑफ कॉरपोरेशन और बाइकॉट। जो मेथड हैं सत्याग्रह के इंक्लूड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। जो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस है डिक्लाइनिंग ऑनर ऑफ द पोजीशन ऑफ द अथॉरिटी। जो सत्याग्रही हैं शुड बी रेडी, उनको रेडी रहना चाहिए टू एक्सेप्ट सफरिंग इन हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। जो सफरिंग है वो क्या कहते हैं पार्ट ऑफ हिज लव फॉर ट्रूथ इवन वाइल जो कैरिंग आउट हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। जो ट्रू सत्याग्रही है वो हैव नो इल फीलिंग, उसको कोई इल फीलिंग नहीं होनी चाहिए फॉर रॉन्ग डूअर और हार्ट वुड बी एलियन टू हिज नेचर। जो ट्रू सत्याग्रही है वो नेवर ब्लो, कभी वो नीचे नहीं झुकेगा बिफोर इविल के आगे कभी झुकेगा नहीं वॉट एवर द कंसिक्वेंसेज, चाहे निष्कर्ष कुछ भी हो। ओनली द ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग कुड प्रैक्टिस सत्याग्रह। केवल एक बहादुर और स्ट्रॉन्ग जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है सत्याग्रह। और ये जो है इट वॉज नॉट फॉर वीक एंड कावर्डी, ये कमज़ोर और डरपोकों के लिए नहीं है। इवन जो वायलेंस है प्रिफर्ड टू कॉर्डाइज। बाद में उन्होंने कहा कि ही थॉट वॉज नेवर टू सेपरेट फ्रॉम द प्रैक्टिस। इन अदर वर्ड जो एंड है कुड नॉट जस्टिफाई द मीन्स। जो एंड है कुड नॉट जस्टिफाई द मीन्स, जो अंत है वो मीन्स को नहीं डिसाइड करेगा। गांधी जी इंडिया। गांधी जी जब रिटर्न हुए इंडिया में जनवरी 1915 में, उनके एफर्ट से साउथ अफ्रीका जो है वेल नोन नॉट ओनली अमंग द एजुकेटेड बट ऑल्सो अमंग द मासेज। उन्होंने डिसाइड किया कि वो टूर करेंगे कंट्री का नेक्स्ट 1 ईयर और बाद सी दैट हिमसेल्फ द कंडीशन ऑफ मासेज। ही ऑल्सो डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि नॉट टू टेक एनी पोजिशन ऑन एनी पॉलिटिकल मैटर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। 1 साल तक वो किसी भी पॉलिटिकल मैटर पे नहीं जाएंगे, ना कोई पोजीशन लेंगे। इस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल जो करंट प्रिवलेंट था एट दैट टाइम इन इंडिया, ही वॉज कन्फाइज अबाउट द लिमिटेशन जो है मॉडरेट पॉलिटिक्स की, और जो ऑल्सो नॉट इन द फेवर ऑफ द होम रूल एजिटेशन जो बिकमिंग पॉपुलर एट दैट टाइम। ही थॉट, उन्होंने देखा दैट इट वॉज नॉट द बेस्ट टाइम, ये सही समय नहीं है टू एजिटेट फॉर ए होम रूल व्हेन ब्रिटेन वाज इन मिडिल ऑफ वॉर। उन्होंने ये भी देखा है होम रूल जो है इस समय एजिटेट करना सही नहीं होगा क्योंकि जब ब्रिटेन एक मिडिल में है वॉर के। ही वॉज कन्विंस्ड, उन्होंने कन्विंस किया ओनली टेक्निक कैपेबल ऑफ मीटिंग द नेशन एम्स जो नॉन वायलेंट सत्याग्रह है। और ही ऑल्सो साइड, उन्होंने कहा ही वुड ज्वाइन नो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट टुक एक्सेप्ट टू क्रिएट द नॉन वायलेंट सत्याग्रह। ड्यूरिंग 17 से 18 तक गांधी जी इवोक 3, 17 से 18 के बीच में गांधी जी 3 स्ट्रगल उन्होंने करी। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, केक से याद कर सको CAKE। तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा बिकेम हिज लॉन्च ही बिफोर ही लॉन्च द रॉलेट सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस था। गांधी जी रिक्वेस्ट आती है, राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्ट करते हैं गांधी जी से। एक लोकल मैन जो राजकुमार शुक्ला है वो बहुत सारी प्रॉब्लम बताता है फार्मर के जो इंडिगो क्या कहते हैं प्लांटर्स होते हैं चंपारण बिहार में। यूरोपियन प्लांटर्स जो हैं वो फोर्स करते हैं प्लेजेंट की वो ग्रो करें इंडिगो। 20 में से 3 पार्ट जो है टोटल लैंड का वो क्या कहते हैं 3 कठिया सिस्टम जिसको कहते थे। और जब ये टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी गांधी जी जो सिंथेटिक डाइज होती थी रिप्लेस करती थे इंडिगो को, और यूरोपियन जो प्लांटर्स थे डिमांड हाई रेंट
एन इलीगल ड्यू फ्रॉम द प्लीजेंट। जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो काफ़ी हाई डिमांड करते थे रेंट्स की, और इलीगल जो ड्यू होती थी प्लीजेंट्स की, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। बाद में जो प्लांटर्स थे वो शिफ्ट टू अदर शॉप्स, और बिसाइड बाद में जो प्लीजेंट थे वो फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस एट प्राइस फिक्स्ड बाय द यूरोपियन। जो यूरोपियन फिक्स करते थे प्राइस, उसी पे उनको बेचना पड़ता था। व्हेन गांधी जी ज्वाइन नाउ, जब गांधी जी ज्वाइन करते हैं, जब गांधी जी ज्वाइन करते हो नाउ, उसी समय राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पार्तेक और जीबी कृपलानी जो रीच करते हैं चंपारण में, अप्रूव इनटू द मैटर। जो अथॉरिटीज़ ऑर्डर हिम कि लीव वो छोड़ दें इस एरिया को। गांधी जी डिफाइड द ऑर्डर और प्रेफर्ड टू फेस द पनिशमेंट। वो पनिशमेंट फेस करने के लिए रेडी होते हैं। ये जो पैसिव रेजिस्टेंस था और जो सिविल डिसओबीडियंस था, वो अनजस्ट ऑर्डर था, नोवल मेथड था एट उस समय। फाइनली जो अथॉरिटीज़ रिट्रीट और परमिट करते हैं गांधी को टू टेक एन इंक्वायरी। बाद में जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कमेटी टू गो इनटू द मैटर, और नॉमिनेट करती गांधी जी को एज अ मेंबर। और गवर्नमेंट पाती है कि जो कन्वेंस है वो अथॉरिटी का जो 3 कठिया सिस्टम है वो अबॉलिश होना चाहिए, और दैट कि जो प्लीजेंट भी कंपेंसेट करना चाहिए फॉर इलीगल जो ड्यू एक्सट्रैक्ट करे जा रहे हैं। एक कंप्रोमाइज़ होता है कि जो प्लांटर्स हैं वो एग्री करेंगे दैट कि ओनली 25% ऑफ मनी जो है टेकन शुड बी कंपेंसेटेड। बाद में विद इन अ डिकेड जो प्लांटर्स लेफ्ट द एरिया, प्लांटर छोड़ देते हैं उस एरिया को। गांधी जी वन द फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल, इस तरीके से गांधी जी पहला बैटल सिविल डिसोबीडियंस का भारत में जीतते हैं। बाद में पॉपुलर जो लीडर एसोसिएटेड होते हैं चंपारण सत्याग्रह के साथ, उसमें ब्रज किशोर प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा और राम नवी प्रसाद और सुब्रमण्य वर्मा। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, फर्स्ट हंटर स्ट्राइक। मार्च में 1918 में गांधी जी इंटरवेंट होते हैं डिस्प्यूट बिटवीन द कॉटन मिल ओनर्स जो अहमदाबाद के और वर्कर ओवर द जो इशू होता है कि डिसकंटिन्यूशन और प्लेग बोनस का। जो मिल वर्कर्स होते हैं वो चाहते थे कि विड्रॉ करा जाए बोनस, लेकिन जो वर्कर थे वो डिमांड कर रहे थे उनका जो राइज हो 50%, उनकी वेजेस जो बढ़ाई जाएँ। और इस तरीके से जो मैनेज इन द टाइम वॉर टाइम इन्फ्लेमेशन जो महंगाई बढ़ रही है उससे जो 50% जो है वेजेस बढ़नी चाहिए। और इस तरीके से जो डबल द प्राइस ऑफ फूड गेन, क्योंकि उस समय सब कुछ डबल हो रहा था, और क्लोथ और अदर नेसेसिटी कॉज्ड बाय द ब्रिटेन इन्वॉल्वमेंट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो मिल ओनर्स होते हैं वो रेडी टू पे ओनली 20% वेज स्ट्राइक। बाद में जो वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक, ये सब चले जाते हैं। और जो रिलेशन होता है बिटवीन वर्कर और जो मिल ओनर्स होता है वर्स हो जाता है। जो स्ट्राइकिंग वर्कर थे वो आर्बिट्रली डिसमिस कर देते हैं, और मिल ओनर जो होते हैं डिसाइड कि टू ब्रिंग ए वीवर फ्रॉम द बॉम्बे, वो बॉम्बे से वीवर लाएंगे। जो वर्कर थे ऑफ मिल टर्न टू अनुसूर्य साराभाई जो हेल्प करते हैं इन फाइटिंग फॉर जस्टिस। अनुसूर्य साराभाई जो एक सोशल वर्कर थे, और वो सिस्टर जो थी उनकी सिस्टर थी अम्बालाल साराभाई जो एक मिल ओनर थे और प्रेसिडेंट थे अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन के। और बाद में हेल्प करते हैं फाइटिंग फॉर जस्टिस की अनुसुई बेग जो वेंट टू गांधी और रिक्वेस्ट करते हैं बाय द मिल ओनर्स और वर्कर्स की आस्क हिम टू इंटरवेंस एंड हेल्प रिजॉल्व करें ये जो इम्पास बिटवीन वर्कर और जो एम्प्लॉयर्स के बीच में। गांधी जी एज अ फ्रेंड अम्बालाल वो जाते हैं टुक अप द वर्कर कॉज। अनुसुईया जो सपोर्ट करती हैं वीक वर्कर्स को, और वन ऑफ द चीफ लेफ्टिनेंट होता है गांधी जी का। गांधी जी पूछते हैं कि जो वर्कर हैं टू गो स्ट्राइक और डिमांड 35% इंक्रीज इन द वेजेस। 50% की जगह आप 35% स्ट्राइक करिए। गांधी जी एडवाइज़ करते हैं जो वर्कर्स को कि वो रिमेन नॉन वायलेंट रहें और वाइल स्ट्राइक। जब नेगोशिएशन विद मील वर्कर डिड नॉट प्रोग्रेस ही हिमसेल्फ अंडरटुक ए फास्ट अप टू डेथ। वो खुद कहते हैं फास्ट पे बैठ जाते हैं अप टू डेथ। हिज फर्स्ट टू स्ट्राइक एंड द वर्कर रिजॉल्व। बाद में जो फास्ट होता है ऑल्सो हैड इफेक्ट द पुटिंग प्रेशर ऑन द मिल वर्कर जो फाइनली एग्रीड टू सबमिट द इशू ऑन द ट्रिब्यूनल। जो स्ट्राइक होती है वो विड्रॉ कर ली जाती है बाय द एंड ट्रिब्यूनल जो अवॉर्ड
द वर्कर 35% वेज हाइक। इस तरीके से दूसरा भी उनको मिल जीतते हैं। खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 का फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये बिकॉज जो ड्राफ्ट आया होता है 1918 में, जो क्रॉप जो उगती थी वो फेल हो गई होती। खेड़ा ये अहमदाबाद से थोड़ी दूर है, जो अहमदाबाद मूवमेंट था उससे थोड़ी दूर था खेड़ा, खेड़ा मूवमेंट जिसे कहते हैं। और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो थी गुजरात की, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कोड जो ईल्ड है वो लेस देन 1/4 नॉर्मल प्रोस्यू फार्मर जो है इंटाइड जो रिमिशन चाहते थे। और गुजरात सभा जो है कंसिस्ट ऑफ द प्रेजेंट सबमिट करें बहुत सारी याचिका हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी जो थी प्रोविंस की, वो रिक्वेस्ट करती है जो रेवेन्यू असेंटमेंट है फॉर द ईयर 1919 का, ये सस्पेंड कर दिया जाए रेवेन्यू इस साल का। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो रिमेन डिमांड और कहती है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ द फार्मर कुड बी सीज, किसानों की जो प्रॉपर्टी है वो सीज कर ली जाएगी अगर वो टैक्स नहीं पे करेंगे। गांधी जी आस्क द फार्मर्स नॉट टू पे द टैक्स, गांधी जी कहते हैं कोई भी टैक्स पे मत करो। गांधी जी मेनली स्पिरिचुअल हेड ऑफ द स्ट्रगल, वो ही वॉज सैड ही वॉज इट वॉज सरदार पटेल और ग्रुप होता है ऑफ अदर डिवोटी गांधी, नेमली नरहरि परियक, जो मोहनलाल पांड्या और जो रविशंकर व्यास थे। वेंट अराउंड द विलेजेस और ऑर्गेनाइज करते हैं विलेजेस की, टोल्ड देम दैट ही टू डू गेव द नेसेसरी पॉलिटिकल लीडरशिप। पटेल साथ में उनके जो कलीग्स होते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं एक टैक्स रिवोल्ट जो डिफरेंट इथनिक और जो कास्ट कम्युनिटीज़ को खेड़ा सपोर्ट करते हैं। जो रिवोल्ट होता है एक रिमार्केबल डिसिप्लिन यूनिटी जो मेंटेन रहती है। बाद में ये नॉन पेमेंट जो होता है टैक्सेस का गवर्नमेंट सीज करती है फार्मर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी लैंड और जो लाइवलीहुड। वास्ट मेजॉरिटी जो खेड़ा फार्मर्स होते हैं डिड नॉट डेजर्ट सरदार पटेल। जो गुजराती और जो अदर पार्ट होते हैं वो सिम्पथाइज रहते हैं विद द कॉज ऑफ द रिवोल्ट, जो हेल्प करा जाता है बाय शेल्टरिंग द रिलेटिव्स और प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटेस्टिंग प्लीजेंट। दोज इंडियन जो इंडियन जो कहते शॉर्ट हुए थे टू बाय कन्फिस्केटेड लैंड वर सोशली ऑस्ट्रेस्ड कर जाता है। अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट है वो देखती है ब्रिंग डाउन एन एग्रीमेंट विद द फार्मर और एग्री हो जाता है कि जो सस्पेंड किया जाएगा टैक्स फॉर द ईयर इन क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट ईयर, रिड्यूस किया जाएगा इंक्रीज इन द रेट और जो रिटर्न है वो ऑल द कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी। जो स्ट्रगल थी खेड़ा की वो ब्रॉड ए न्यू अवेकनिंग अमंग द प्लेजेंट्री, इस तरीके से ये एक नई अवेकनिंग लाती है बिकॉज अवेयर जो थे दे वुड नॉट टू बी फ्री ऑफ इनजस्टिस और जो एक्सप्लॉइटेशन अनलेस एंड अनटिल देयर कंट्री अचीव्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। गेन फ्रॉम द चंपारण अहमदाबाद और खेड़ा, गांधी जी डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं टू द पीपल जो एफिकेसी थी ऑफ हिज टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह। ही फाउंड कि जो उनकी फीट हैं अमंग द मासेस और केम टू श्योरर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द वीकनेस ऑफ द मास। वे एक्वायर्ड करते हैं रिस्पेक्ट द कमिटमेंट ऑफ मैनी स्पेशलिटी द यूथ। और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जलियांवाला बाग मास केयर। वाइल ऑन द वन हैंड जो गवर्नमेंट है डैंगल आउट द कैरेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, एक तरफ जहाँ वो गाजर देती है रिफॉर्म्स, ऑन द अदर हैंड वो डिसाइड करती है आर्म इटसेल्फ विद एक्स्ट्रा ऑर्गनी पावर जो सप्रेस करती है एनी डिसकंटेंट वाइस अगेंस्ट द रिफॉर्म। रॉलेट एक्ट just 6 months before the Rowlatt just 6 months before the Montfort reform were to be put into effect, 6 महीने पहले जब वो इफेक्ट में आने वाले थे दो बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एम्पेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसमें से एक जो था पुट अनदर जो एक्सटेंशन था डिफेंस ऑफ इंडियन रेगुलेशन एक्ट 1915 पास किया जाता है मार्च 1919 में जो ऑफिशियली कॉल्ड एनआरकेएल और रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट पुट पॉपुलरली नोन एज रॉलेट एक्ट। ये बेस्ड था ऑन रिकमेंडेशन जो प्रीवियस ईयर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय रॉलेट कमीशन के द्वारा जो हेड करी गया था ब्रिटिश जज सर सिडनी रॉलेट, जो इन्वेस्टिगेट करा था सेडियस कॉन्स्पिरेसी ऑफ द इंडियन पीपल। जो कमेटी रिकमेंड करती है जो एक्टिविटी हैं कुड बी डिपार्टेड और imprisoned without trial किसी बिना trial for 2 years और that even possession of sedition newspaper जो राजद्रोह के अखबार हैं would be adequate evidence of guilt। एंड जो इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वोटेड अगेंस्ट द बिल
बट दे वर नॉट माइनॉरिटीज इजिली जो ओवर रूल हो बाय द ऑफिशियल नॉमिनी। ऑल जो इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स हैं जो जिसमें इंक्लूडेड थे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक, रिज़ाइन कर देते हैं प्रोटेस्ट से। बाद में जो एक्ट है अलाउ करता था पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जो ट्राई विदाउट ज्यूरी और इवन इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल। ये अलाउ करती थी अरेस्ट इंडियंस को विदाउट वारंट या फिर किसी भी सस्पेंशन के और ट्रीजन। ये जो सस्पेक्ट थे कुड ट्राइड इन सेग्रेसी विदाउट रिसोर्स टू लीगल हेल्प। जो स्पेशल सेल कंसिस्ट करती थी 3 हाई कोर्ट जजेस, और ये ट्राई करते थे सस्पेक्ट जो नो कोर्ट ऑफ अपील, कोई भी कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते अबव दैट पैनल। जो पैनल था इवन एक्सेप्ट एविडेंस नॉट एक्सेप्टेबल अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। जो लॉ था हर्बीज कॉर्पस का, जो 24 घंटे में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता, द बेसिस ऑफ द सिविल लिबर्टी, जो भी वो भी सस्पेंड कर दिया गया था। और जो ऑब्जेक्ट था गवर्नमेंट का वो रिप्लेस कर दिया गया था रिप्रेसिव प्रोविजन ऑफ वॉर टाइम। डिफेंस इंडिया एक्ट जो 1915 था बाय परमानेंट लॉ, जो वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शन है ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच और असेंबली, वो रीइम्पोज कर दी गई थी इंडिया में। और देयर वाज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द प्रेस, पूरे प्रेस पे कंट्रोल कर लिया गया था। और गवर्नमेंट जो आर्म्ड विद ए वैरायटी ऑफ वेपन्स टू डील विद एनी टाइम अथॉरिटी क्लोजर टू द कंसिडर टेररिज्म और रेवोल्यूशनरी टैक्टिक्स, किसी भी सिचुएशन के लिए वो रेडी थे। जो सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, फर्स्ट मास स्ट्राइक, जस्ट व्हेन जब इंडियन एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूज एडवांस टूवर्ड्स द सेल्फ रूल रिवार्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द वॉर, दे वर गिवन द रिफॉर्म्स मॉन्टेंगे रिफॉर्म्स, जो बहुत ही लिमिटेड स्कोप था और शॉकिंग था रिप्रेसिव रॉलेट एक्ट। जो ये सरप्राइजिंग था जो इंडियन फेल्ट करते हैं बीफ जो मोर सो गांधी जो कहते हैं हैड बीन एट द फोर फ्रंट ऑफरिंग कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेशन कर रहे थे ब्रिटिश वॉर एफर्ट में, और इवन ऑफर कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियंस इनटू द ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस में। ही कॉल्ड रॉलेट एज द ब्लैक एक्ट, ये काला कानून उन्होंने कहा गांधी जी ने, और कहा अर्ज दैट नॉट एनी वन कुड गेट पनिशमेंट इन द रिस्पॉन्स टू आइसोलेट पॉलिटिकल क्राइम्स। गांधी जी कॉल्ड द मासेस, गांधी जी मास प्रोटेस्ट करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, बट सून देखा जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट होते हैं मीट विद रूथलेस रिप्रेशन। गांधी जी ऑर्गेनाइज करते हैं सत्याग्रह सभा और रोप्ट करते हैं यंगर मासेस ऑफ होम रूल लीग, और जो पैन इस्लामिस्ट होता है जो फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट फाइनली जो चूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ नेशन वाइड हड़ताल, जो कंपेन बाय फास्टिंग प्रेयर और सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट स्पीच लॉ, और जो कॉर्टिंग अरेस्ट और जो इम्प्रिजमेंट। देयर वॉज अ रेडिकल चेंज इन द सिचुएशन बाय नाउ। जो मासेस थे हैड फाउंड इट डायरेक्शन, नाउ दे कुड एक्ट इंस्टेंट ऑफ जस्ट गिविंग वर्बल रिप्रेशन टू देयर ग्रीवियंस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। यहाँ से जो प्रेजेंट थे और जो आर्टिशियंस जो अर्बन पुअर थे वर टू पे एन इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द स्ट्रगल। जो ओरिएंटेशन था नेशनल मूवमेंट का टर्न टू द मास परमानेंटली। गांधी जी सेड दैट सेल्वेशन वुड, जो सेल्वेशन मोक्ष है, कुड कम व्हेन जब मासेस अवेक होंगी और जो बिकेम एक्टिव इन पॉलिटिक्स, मोक्ष तभी मिलेगा। सत्याग्रह जो है लॉन्च किया गया ऑन 6 अप्रैल 1919 को, बट बिफोर इट बी लॉन्च, इससे पहले वो लॉन्च हो पाता, लार्ज स्केल वायलेंट है एंटी ब्रिटिश डोमेस्टेशन इन कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, स्पेशली इन पंजाब। जो सिचुएशन होती है बिकम सो एक्सक्लूसिव ड्यू टू द वॉर टाइम रिप्रेशन, जो फोर्सिबल रिक्रूटमेंट थी, वेग्रेस हो रहा था डिजीज़ का। जो आर्मी वो हैड टू बी कॉल्ड इन अप्रैल 1919 में एक बिगेस्ट और जो मोस्ट वायलेंट एंटी ब्रिटिश अपसर्ज होता है सिंस 1857 के बाद। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का सर माइकल ओ डोवेर, जो सैड टू हैव यूज्ड एयरक्राफ्ट स्टार्विंग अगेंस्ट द वायलेंट प्रोटेस्टर, वो यहाँ तक कहता है कि वो एयरक्राफ्ट स्टार्विंग अगेंस्ट द वायलेंट प्रोटेस्टर। जलियांवाला बाग मास्केयर जो अप्रैल 13, 1919 को हुआ, ये जो अमृतसर है वो फर्स्ट अफेक्टेड हुआ इस वायलेंस से। जो बिगनिंग थी वहाँ पे कोई वायलेंस, देयर वाज नो वायलेंस बाय द प्रोटेस्टर, कोई वायलेंस नहीं हुआ था प्रोटेस्टर की तरफ से। इंडियन जो शट डाउन देयर शॉप, और जो नॉर्मल ट्रेड थी, एम्प्टी स्ट्रीट शोज,
Indians' displeasure at the British betrayal. ऑन 9 अप्रैल दो जो नेशनलिस्ट लीडर थे सैफ जी किच्चू और डॉक्टर सत्यपाल वो अरेस्ट कर लिए गए थे ब्रिटिश ऑफिसर के विदाउट एनी प्रोफेशनल एक्सेप्ट, और वो एड्रेस प्रोटेस्ट मीटिंग टेकन टू सम अननोन डेस्टिनेशन. इससे क्या हुआ, जो रिसेंटमेंट था अमंग इंडियन प्रोटेस्टर वो काफ़ी केम टू इन 1000 ऑन अप्रैल 10, जो शो देयर सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए विद देयर लीडर्स. सोन जो प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट बिकॉज जो पुलिस रिसॉर्ट करती है फायरिंग इन विच जो प्रोटेस्टर होते हैं किल्ड, टेंशन रन हाई जिसे राइट्स होते हैं. इंग्लिशमैन जो रिपोर्ट करते हैं टू हैव किल्ड द मार्सेला शेरवुड जो इंग्लिश वोमेन मिशनरी थी गोइंग ऑन अ बाइसिकल वॉज बीटन अप. जो ट्रूप्स थी वो सेंड कर जाती हैं इमीडिएटली टू क्विल द डिस्टर्बेंस. जो ब्रिगेड जनरल रेनग्रेड डायर जो था वो सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर था विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इम्पोज करता था मार्शल लॉ और जो रिस्टोर करता था ऑर्डर. बाय देन जो सिटी हैज़ रिटर्न टू काम और प्रोटेस्ट जो थे वो बीइंग वर पीसफुल. डायर हाउएवर इशू करता है एक प्रोक्लेमेशन ऑन अप्रैल 13 बैसाखी के दिन फॉरबिडिंग द पीपल फॉर लिविंग द सिटी. रोक लगाता है कि कोई पीपल लीव नहीं करेगा सिटी विदाउट पास और फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन प्रोसेशन या फिर असेंबलिंग इन अ ग्रुप ऑफ मोर देन 3 से ज़्यादा. ऑन बैसाखी डे जो लार्ज जो क्राउड होती पीपल मोस्टली फ्रॉम नेबरिंग विलेज जो अनअवेयर थे प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो इन सिटी में आया था गैदर द जलियांवाला बाग और पॉपुलर प्लेस थी फॉर पब्लिक इवेंट. सेलिब्रेट कर रही थी बैसाखी फेस्टिवल. लोकल जो लीडर थे called the protest meeting at the Venner जो not clear how many in their 20,000 odd people collected for political protest, but जो majority जो थी उसमें वो collected for festival के लिए आई थी. बाद में जो meeting gone up peacefully to resolutions on calling for जो repeal the Oral Act और जो अदर condemned करते हैं फायरिंग ऑन अप्रैल 10 हैज़ इन पास्ट. बाद में जो ब्रिगेडियर जनरल डायर होता है अराइव करता है उस सीन पे विद हिज मैन ट्रूप्स जो सराउंड कर देते हैं गैदरिंग अंडर द ऑर्डर फ्रॉम द जनरल डायर और ब्लॉक कर देते हैं ओनली एग्जिट जो पॉइंट होता है. ओपन फायरिंग होती है अनआर्म्ड क्राउड पे. नो वार्निंग वॉज यूज कोई वार्निंग नहीं दी जाती. नो इंस्ट्रक्शन टू डिस्पेंस वॉज गिवन. एन अनआर्म्ड गैदरिंग जो होती है मैन और वुमेन चिल्ड्रेन फायर कर जाती up to as they tried to flee. According to official British Indian source 397 जो हैं वो identified dead, approximately 1100 जो हैं wounded. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन अदर हैंड एस्टिमेट लगाती है मोर देन 1500 वर इंजर्ड और अप्रॉक्सीमेटली 1000 वर किल्ड. बट जो प्रिसाइज नोन दैट कि 1600 बुलेट्स जो हैं वो फायर हुई इनटू द क्राउड. 1650 जब बुलेट फायर हुई तो 379 कैसे मर सकते हैं. ये जो इंसिडेंट था फॉलो बाय अनसिविलाइज्ड ब्रूटलिस्ट ऑन द इनहेबिटेशन ऑफ अमृतसर. मार्शल जो लॉ है वो प्रोक्लेम इन द पंजाब और पब्लिक जो फ्लॉगिंग थी और जो अदर ह्यूमिलिटेशन पर पेट्रेटेड. टू टेक वन इंस्टेंस इंडिया जो फोर्स टू क्रॉल ऑन देयर bellies डाउन द रोड ऑन विच पंजाब मिशनरी हैड बीन असॉल्टेड. इंग्लिश मशीनरीज को वहाँ पे असॉल्ट किया जाता है. इंटायर नेशन जो होता है स्टैंड रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि दे देते हैं. गांधी जी भी गेव अप द टाइटल ऑफ कभी कैसर हिंद और इस तरीके से ब्रिटिश फॉर हिज वर्क जो उन्हें बोर वॉर में दिया गया था. गांधी जी क्या कहते हैं जो एटमॉस्फेयर था टोटल वायलेंस का विड्रॉ करते हैं मूवमेंट ऑन अप्रैल 18 1990 सीन एज द ऑब्जेक्टिव वे. डायर जो इंश्योर करता था बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ब्रिटिश राज. वॉट हैड हैपन इन द अमृतसर मेड गांधी जी डिक्लेयर द कॉर्पोरेशन विद द सैटेनिक रजीम वॉज नॉट इम्पॉसिबल. अब वो रियलाइज़ करते थे जो कॉज है इंडियन इंडिपेंडेंस का फ्रॉम द ब्रिटिश रूल वो मॉरली राइटस होना चाहिए और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो रेडी होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन जो APJ टेलर हैं जलियांवाला बाग मास्केयर वो डिसिसिव मूवमेंट था जब इंडियंस एलिनेटेड फ्रॉम ब्रिटिश रूल. इवेंट जो हुआ 1990 का जो शेप करता है पंजाब की पॉलिटिक्स का रेजिस्टेंस. भगत सिंह जो वॉज जस्ट 11 एट द टाइम जब ये जलियांवाला बाग मास्कर हुआ. भगत सिंह नौजवान सभा एक मैस्कर
जो हुआ नरसंहार वॉज एक्ट एज अ सिंबल दैट जो हेल्प कर रहा था ओवरकम द एपैथी और दैट कम इन द वेक ऑफ एंड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उधम सिंह जो हु बोर द नेम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद लेटर जो असैसिनेट करता है माइकल ओडायर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है हु प्रिसाइडेड ओवर द ब्रूटल ब्रिटिश सप्रेशन ऑफ द 1990 प्रोटेस्ट इन पंजाब। उधम सिंह को हैंग कर दिया था 1940 में फॉर हिज डीड। हिज एशेज वर रिटर्न टू इंडिया इन 1974। हंटर कमेटी इंक्वायरी बैठालती जो मैस्केयर हुआ है जलियांवाला बाग शॉट जो इंडियंस और बहुत सारे ब्रिटिश एज वेल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया के होते हैं एडविन मॉन्टेग्यू ऑर्डर करते हैं कि जो कमेटी है ऑफ इंक्वायरी दे बी फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। बाद में 14 अक्टूबर 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है जो फॉर्मेशन होता है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी जो क्या कहते हैं वाइड और इस तरीके से हंटर कमेटी कमीशन बनता है आफ्टर द नेम ऑफ चेयरमैन लॉर्ड विलियम हंटर जो फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल थे स्कॉटलैंड के और सीनेटर थे ऑफ द कॉलेज ऑफ जस्टिस इन स्कॉटलैंड। जो पर्पस था इस कमीशन का वो इन्वेस्टिगेट करना जो रिसेंट डिस्टर्बेंस थी बंगाल दिल्ली और जो पंजाब में और जो कॉजेज हुए थे मेजर्स हुए थे टू कोप विद देम। There were three Indian among the members, namely Sir चिमानलाल हरिलाल स्टालवार्ड वाइस चांसलर जो बॉम्बे के थे यूनिवर्सिटी और एडवोकेट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट पंडित जगत नाथ नारायण लॉयर एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस। सरदार साहिजा सुल्तान अहमद खान जो लॉयर थे ग्वालियर स्टेट के। आफ्टर मीटिंग इन दिल्ली अक्टूबर 29 जो कमेटी है स्टेटमेंट देती है विटनेस कॉल्ड इन फ्रॉम दिल्ली अहमदाबाद बॉम्बे और लाहौर। जो नवंबर में जो कमेटी रीच लाहौर एग्जामिन करती है जो प्रिंसिपल विटनेस थे टू द इवेंट ऑफ अमृतसर। डायर वॉज कॉल्ड बिफोर द कमेटी। डायर को बुलाया था कमेटी के साथ और ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही हैड डन वॉज ओनली हिज ड्यूटी। जो उसने करा वो उसकी ड्यूटी थी। डायर कहता है कि जो इसका इंटेंशन था वो स्ट्राइक टेरर थ्रू आउट द पंजाब जो डूइंग सो रिड्यूस द मॉरल स्टेचर ऑफ द रिबेल। डायर से रिपोर्ट किया जाता है कि वो एक्सप्लेन करें हिज सेंस ऑफ ऑनर बाय सेइंग आई थिंक इट क्विट पॉसिबल दैट आई कुड हैव डिस्प्लेस्ड द क्राउड विदाउट फायरिंग बट दे वुड हैव कम बैक अगेन एंड लाफ्ड एंड आई वुड हैव मेड what I consider a fool of myself। उसने कहा जनरल डायर ने कि मैं मानता हूँ कि ये डिस्प्लेस की जा सकती थी कॉर्ड बिना फायरिंग के लेकिन वो फिर से आते और वो मुझ पर हंसते और मैं अपने आप को फूल मानता। ही ऑल्सो सेड उसने कहा कि ही डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू अटेंड टू वाउंडेड आफ्टर द शूटिंग एज ही डिड नॉट कंसिडर इन हिज जॉब। उसने किसी की भी मदद नहीं करी क्योंकि वो उसकी कोई भी ड्यूटी या जॉब नहीं थी। जो डायर का स्टेटमेंट था वो रेशियल टेंशन लाता है अमंग द मेंबर ऑफ द कमेटी और फाइनल जो रिपोर्ट रिलीज़ करी जाती है मार्च 1920 में अनएमनेसली कंडेम्ड करती डायर के सेक्शंस को। और जो रिपोर्ट है स्टेट जो लैक ऑफ नोटिस है डिसअपीयरेंस की फ्रॉम द बाग इन द बिगनिंग वाज अ टेरर। जो लेंथ थी फायरिंग की शोज़ जो ग्रेव एरर थी। जो डायर मोटिव था प्रोड्यूसिंग द सफिशिएंट मॉरल एफर्ट टू बी कंडेम्ड। जो डायर था वो ओवर स्टेप करता है बाउंड ऑफ हिज ऑथोरिटी हैड बीन नो कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल इन पंजाब। जो माइनॉरिटी रिपोर्ट थी ऑफ इंडियन मेंबर्स की वो फर्दर ऐड करती जो प्रोक्लेमेशन है बैनिंग पब्लिक मीटिंग वाज इनसफिशिएंटली पब्लिश्ड। देयर वर इनोसेंट पीपल इन द ग्राउंड। बहुत सारे इनोसेंट पीपल भी थे जो नॉट बीन एनी वायलेंस किसी वायलेंस में नहीं थे इन द बाग। डायर शुड हैव आइदर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप टू हेल्प द वाउंडेड या फिर वाउंडेड को हेल्प करने कहता है या इंस्ट्रक्ट द सिविल अथॉरिटी टू डू सो। डायर एक्शन जो था वो इनह्यूमन है और जो इनह्यूमन एंड अन ब्रिटिश जो ये ग्रेटली इंजर्ड करता था इमेज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हंटर जो कमेटी डिड नॉट इम्पोज एनी फिनल और डिस्पेंसरी एक्शन बिकॉज जो डायर एक्शन था वो कंडेम्ड बाय वेरियस सुपीरियर्स। और इस तरीके से उसको
ऑल्सो बिफोर द हंटर कमेटी बिगैन इट्स प्रोसीडिंग, जो गवर्नमेंट लेट पास द इंडेमिनिटी एक्ट, जो प्रोटेक्शन करता था उसके ऑफिसर्स को, जो वाइट वॉशिंग बिल था। बाद में इंडेमिनिटी एक्ट जो है कॉर्ड और सीवियर क्रिटिसाइज किया गया बाय पंडित नेहरू और अदर के द्वारा। इन इंग्लैंड इट फेल कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है फॉर वॉर एट द टाइम वेलसर चर्चिल टू रिव्यू करता है इस रिपोर्ट को ऑफ द कमीशन इन द हाउस ऑफ कॉमन। चर्चिल, नो लवर ऑफ इंडियंस, कंडेम्ड दैट हेल्प द अमृतसर, ही कॉल्ड इट्स मोनोटोरस। और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ब्रिटेन के एच अशका, कॉल्ड इट वन ऑफ द वर्स्ट आउटरेज ऑफ इन द होल ऑफ हिज हिस्ट्री, ये बहुत वर्स्ट केस है जो पूरे इतिहास में हुआ। कैबिनेट एग्री करती है चर्चिल की कि जो डायर है वो डेंजरस है मैन, डायर वॉज अ डेंजरस मैन और कुड नॉट अलाउ टू कंटिन्यू हिज पोस्ट। और इस तरीके से जो डिसीजन होता है डायर डिसमिस कर दिया जाता है, वॉज कन्वे टू द आर्मी काउंसिल और इन एंड डायर वॉज फाउंड गिल्टी और मिस्टेकन नोटेशन ऑफ द ड्यूटी और रिवाइव कर जाता है बाय हिज कमांड इन मार्च 1920। ही रिकॉर्ड टू इंग्लैंड और नो लीगल एक्शन, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है और टेकन अगेंस्ट हिम। ही ड्यू हाफ पे, उसको आधी सैलरी पे और रिसीव हिज आर्मी पेंशन। डायर जो होता है वॉज नॉट हाउएवर यूनिवर्सली कंडेम्ड किया जाता है इन द हाउस ऑफ लॉर्ड। मोस्ट जो पीयर होता है फेवर्ड डायर एंड जो हाउस पास करता है मोशन इन हिज सपोर्ट। एंड जो मॉर्निंग पोस्ट होती है वो रिपोर्ट करती है रेज द सम ऑफ 26,000 पाउंड फॉर डायर, फेमस कंट्रीब्यूटर टू द फंड ऑफ रुडयार्ड किपलिंग। जो स्ट्रेंजली ये इनफ क्लेरिक कर रहा था कि गोल्डन टेम्पल जो लेड किया है असुर सिंह ऑनर्ड डायर बाय डिक्लेयरिंग हिम एज अ सिख। जो डायर था वो बाय द प्रीस्ट ऑफ सर श्री दरबार साहिब अमृतसर, जो वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द डिमांड, जो रिफॉर्म करता है मैनेजमेंट ऑफ सिख श्राइन्स। ऑलरेडी जो वाइस कर रहे थे सोसाइटी अगेंस्ट खालसा दीवान मजहा, जो सेंट्रल मजहब खालसा दीवान थे, और ये रिजल्ट करते हैं इन द लॉन्च ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। जो कांग्रेस का व्यू था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंट हिट्स टू नॉन ऑफिशियल कमिटी, जो इंक्लूडिंग जिसमें मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, अब्बास तयची और एम आर जयंकर और गांधी। जो कांग्रेस थी पुट फॉरवर्ड इट्स व्यू, और जो व्यू था क्रिटिसाइज करता है जो डायर्स के एक्ट था इन ह्यूमन है, और ये जो है नो जस्टिफिकेशन इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्शल लॉ इन पंजाब। अब देखते हैं समरी। वाई नेशनलिस्ट अपसर्ज एट द एंड ऑफ फर्स्ट वॉर, जो पोस्ट वॉर इकोनॉमिक हार्डशिप थी और जो नेशनलिस्ट डिसयूलिशमेंट हो रहा था इम्पीरियलिज्म वर्ल्ड वाइड, और इम्पैक्ट जो था रशियन रिवोल्यूशन के। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो डायरची आई थी प्रोविंसेस में, जो टू लिस्ट हुई थी, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। जो रिजर्व सब्जेक्ट थी टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर थ्रू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे एडमिनिस्टर करे जाते बाय द मिनिस्टर्स फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो एक्सटेंसिव पावर थी गवर्नर की, और जो गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो फॉर इंटरफेरेंस, जो फ्रेंचाइजेस थी एक्सपेंड करी जाई थी, जो पावर था ऑल्सो एक्सटेंडेड। जो गवर्नर जनरल थे एडमिनिस्टर विद देयर एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 832 इंडियंस। जो टू लिस्ट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे वो सेंट्रल जो प्रोविंशनल बाय क्रिमिनल, सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली जो थी वो हाउस ऑफ द हाउस, और जो काउंसिल ऑफ द स्टेट एट द अपर हाउस। जो ड्रॉबैक थी, जो डायरची अरेंजमेंट था वो टू कॉम्प्लेक्स था, जो इरेशनल था टू बी फंक्शनल, और जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, जो लिमिटेड फ्रेंचाइजेज, सेंस ऑफ बेट्रायल बाय द ब्रिटिश स्पेशलिटी आफ्टर ऑल एक्ट। जो ब्रिटिश प्रोविंस थी ऑफ रिवॉर्ड आफ्टर वॉर फेड हो गया टू मेटलाइज नेशनलिस्ट डिसअपॉइंटेड। जो गांधी जी एक्टिविज्म थी साउथ अफ्रीका में 1893 से 1914 तक, सेटअप एक नेटाल इंडियन कांग्रेस जो स्टार्ट करते थे इंडियन ओपिनियन सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो कंपेन था अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन। जो कंपेन था अगेंस्ट पुल टैक्स और इनवैलिडेशन ऑफ द इंडियन मैरिजेस। गांधी जी का जो फेथ था कैपेसिटी ऑफ मासेस, जो फाइट करते थे इस्टेब्लिश्ड, ही वॉज एबल टू इवॉल्व हिज ओन स्टाइल ऑफ लीडरशिप, और जो पॉलिटिक्स एंड टेक्निक ऑफ स्ट्रगल।
जो गांधी जी की अर्ली एक्टिविज्म थे इन इंडिया में, पहला चंपारण सत्याग्रह 1917, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक और खेड़ा 1918 जो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन, रॉलेक्ट एक्ट जो फर्स्ट मास स्ट्राइक, जलियांवाला बाग और जो इंक्वायरी कमेटी थी। इस तरीके से चैप्टर फिनिश होता है और थैंक यू।